नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, भारत का भूगोल हम पढ़ रहे हैं, जिसे इंडियन ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं, और हम इसमें आज चौथी क्लास के साथ आपके सामने हैं। और आज जो हमारी सेशन होने वाला, बहुत प्यारा सेशन होने वाला है, जहाँ से निश्चित ये क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अभी तक 3 क्लासों में हमने क्या सीखा था, भारत का परिचय सीखा, भारत का विस्तार सीखा, और कल जो है हमने भारत के राम सेतु के बारे में सीखा। और भारत के साथ साथ जितने भी हमारे द्वीप होते हैं, जैसे हमारा माजुली द्वीप, ठीक है, पंबन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, इन द्वीपों के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की है। हमारा कल जो टॉपिक रह रहा था वो रह रहा था खंबाती खाड़ी। हमने क्वेश्चन यानी अपना जो टॉपिक था वो कहाँ छोड़ा था, वो छोड़ा था खंबाती खाड़ी पर, क्योंकि हमें चित्र बनाना था, चित्र के माध्यम से आपको समझाना था। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो खंबाती खाड़ी है। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम आपको सारा डिस्कस करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, आपको डिटेल में अगर पढ़ना तो किसी भी नोटबुक से उठा कर पढ़ लीजिए। मतलब ये है कि जो भी किताब में लिखा हुआ है, जो भी किताब में आपका बहुत बड़ा करके लिखा है, टीचर का काम होता है उसको छोटा करके संक्षेप में करके लिखना है, और ऐसा लिखना है कि जो आपको पिक्चराइज हो जाए, यानी कि आपका चित्र समझ में आ जाए, और चित्र माध्यम से, मैपिंग माध्यम से आपको ये कराना है। यानी अगर आपको मैप में एक्सपर्ट बनना है तब तो आपकी ज्योग्राफी ठीक हो सकती है। अगर आप मैप में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तब, बिना मैप के आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। ये बात अपने माइंड में उतार लीजिए अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, टाइम को ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं हमारा जो है टॉपिक। देखिए, टॉपिक है खंबाती खाड़ी। ठीक है भाई। अब खंबाती खाड़ी में देखिए, ये बिंदु जो है यहाँ से ये हमने शुरू किया है, और ये यहाँ पर एक बिंदु है सरक्रीक बिंदु। कौन सा है? सरक्रीक बिंदु है। और ये इस तरीके से जो हमने मोड़ा है, तो इस वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया है, ये इसको हम कहते हैं कच्छ का रण। क्या कहते हैं बेटा? कच्छ का रण कहते हैं। और रण मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ लिख देता हूँ। रण का मतलब होता है मरुस्थल। क्या होता है? मरुस्थल होता है, या हम इसे कहते हैं रेगिस्तान। तो पहली बात तो आप ये लिखिए, रेगिस्तान किसको बोलते हैं? रेगिस्तान बोलते हैं हम रण को। रण को मतलब कि कच्छ का रण जो होता है हमारा, इसको। तो यहाँ पर रेत है, बहुत ज़्यादा बड़ा मरुस्थल है, तो इस वजह से हम इस वाले एरिया को बोलते हैं कच्छ का रण। जो हमारा भुज वाला क्षेत्र है, ठीक है, भुज वाला क्षेत्र है जो हमारा, उसको हम क्या कहते हैं? कच्छ का रण। जो भी अच्छी सिटी हैं जहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन इतिहास के जुड़े हुए हैं, वहाँ से हमने जो है कुछ ना कुछ शब्दों को लिखा है यहाँ। ठीक है। अब हाँ, बात करते हैं, यहाँ भुज है। अब देखिए, ऊपर कच्छ का रण और नीचे जामनगर वाला जो पोरबंदर है, गांधी जी का जन्म स्थान। जामनगर जहाँ पर हमारा तेल रिफाइनरी है, ठीक। भावनगर जहाँ पर हमारी तेल रिफाइनरी केंद्र है, ठीक है। नीचे आपका यहाँ पर द्वीप है, और यहाँ आपका दमन है, ठीक है। इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है, ये हमारी कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी का मतलब यहाँ पर क्या है? दलदलीय क्षेत्र है, यानी कि बालुई वाला क्षेत्र है, जहाँ पर बालू में मिट्टी और बालू का मिश्रण है, जहाँ पर लूनी नदी अपना जल जो है वो गिराए थे। लवणता के लिए ये कच्छ का रण जाना जाता है। कच्छ का रण जो जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? अपनी लवणता के लिए जाना जाता है। मगर हमारा टॉपिक है खंबाती खाड़ी, ठीक है। जब कच्छ का रण पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम डिटेल करेंगे। अब ये भावनगर, अब देखिए ये क्या है? ये दमन है, और ये आपकी है कच्छ, खंबाती खाड़ी। क्या है ये आपकी खंबाती खाड़ी है। अब यहाँ से सीधे टॉपिक पे आते हैं। खंबाती खाड़ी में 4 नदियाँ जो है अपना जल गिराती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, खंबाती खाड़ी कहाँ पर है? खंबाती खाड़ी पश्चिम जिले पर है, पश्चिमी तट पर, सॉरी, कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर है। इसमें 4 नदियाँ जो हैं अपना जल गिराती हैं। तो देखिए कहाँ से, अगर मैं बात करूँ, लूनी नदी की बात करता हूँ। सबसे पहले लूनी नदी की बात करता हूँ। लूनी नदी जो है, ये नदी जो है लूनी नदी, ये कहाँ से? ये राजस्थान के अजमेर से। चलो हैंड टू हैंड यहाँ लिखते रहते हैं, इतना मैं रफ कर दूँ और यहाँ आप लिखते रहना। सबसे पहले हम टॉपिक की बात करते हैं, लूनी नदी। किसकी बात करते हैं? लूनी नदी की बात करते हैं। चलो मैं मार कर देख लेता हूँ दूसरा। यहाँ पर सबसे पहले कौन सी नदी की बात करते हैं? लूनी नदी की बात करते हैं। लूनी नदी, ठीक है भाई। अब देखिए, लूनी नदी में क्या है? लूनी नदी राजस्थान के अजमेर, राजस्थान के अजमेर से उद्गम होती है। अजमेर में एक जगह है नाग पहाड़ी, तो ये यहाँ से उद्गम होती है। पहली बात ये इसकी। और ये नाग पहाड़ी से उद्गम होकर और कहाँ पर जाकर विलीन हो जाती है? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कहाँ हो जाती है? कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये अपने माइंड में रख लीजिए बात इसको। मतलब समझिए, लूनी नदी राजस्थान के अजमेर के पास में नाग पहाड़ियाँ, वहाँ से उद्गम होती है, कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है,
और कच्छ वाले एरिया को दलदल में परिवर्तित कर देती है, परिवर्तित कर देती है। फिर अगर हम यहाँ पर एक बात और जोड़ें तो अपनी अम्लीयता के लिए प्रसिद्ध है। अम्लीयता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। समझ गए नहीं? तीसरी अगर हम बात करें लवणता के लिए प्रसिद्ध है। लवणता के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए लूनी नदी में आपका हो गया है इतनी बात, ठीक है। लूनी नदी में आपका इतनी बात हो चुकी है। हमने एक नदी अभी यहाँ तक करी है डिस्कस, जिसकी बात हमने कर दी है लूनी नदी, ठीक है भाई। लूनी नदी जो हमारे जाके जल गिराती है कहाँ पर? देखिए समझ लीजिए, राजस्थान के अजमेर में गिराती है। नाग पहाड़ियों के में से उद्गम होती है, अजमेर से उद्गम होती है। कहाँ से? राजस्थान के। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है जाकर और दलदल में परिवर्तित हो जाती है। अम्लीयता के लिए प्रसिद्ध है और लवणता के लिए भी अपनी प्रसिद्ध है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। सारी बात हो गया नोट ये। चलिए दूसरी नदी के बारे में देखते हैं, दूसरी नदी क्या है। इसी में यहाँ ही समझते रहेंगे, टेंशन ना लो आप बिल्कुल भी। एक नदी हमारी हो चुकी है, दूसरी नदी अगर आप समझना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और जब देख लीजिए। दूसरी नदी हमारी क्या है? साबरमती। साबरमती कौन सी नदी है? साबरमती है। पहला उद्गम की बात कर लेते हैं। साबरमती का उद्गम जो है कहाँ से हुआ? तो उदयपुर के पास से अरावली श्रेणी से हुआ है। कहाँ से? अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी में कहाँ से? उदयपुर के पास से हुआ है साबरमती का। कहाँ से हुआ है? उदयपुर से। और ये अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये मतलब कहाँ से? गुजरात और राजस्थान के माध्यम से, यानी गुजरात और राजस्थान होते हुए खंबाती खाड़ी में विलय हो जाती है। कहाँ पर होती है? खंबात की खाड़ी में विलय हो जाती है। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है कि गांधीनगर और अहमदाबाद इसी नदी के किनारे पर जो है बसे हुए हैं। देखो गांधीनगर और अहमदाबाद इसी नदी के किनारे पर जो है बसे हुए। ये आपकी हो गई साबरमती, ठीक है भाई। यहाँ पर इस नदी के किनारे एक साबरमती आश्रम है। साबरमती आश्रम और किसने बनवाया था? गांधी जी ने साबरमती आश्रम। तो इतनी बात आपको एग्ज़ाम के लिए याद कर लेनी है। क्या कर लेनी है एग्ज़ाम के लिए याद? क्या है? साबरमती अरावली श्रेणी के पास से उदयपुर राजस्थान से इसका उद्गम होता है। राजस्थान होते हुए गुजरात होते हुए यह खंबाती खाड़ी में आके गिर जाती है, ठीक है। खंबाती खाड़ी में 4 नदियाँ गिरती हैं। एक तो साबरमती गिरती है, माही गिरती है, नर्मदा गिरती है और ताप्ती गिरती है। ये 4 नदियाँ गिरती हैं। जबकि लूनी नदी जो है कच्छ के रण में विलय हो जाती है। तो ये अपने माइंड में अच्छे से उतार लेना है इस बात को, ठीक है भाई। तो साबरमती हो गया, अरावली श्रेणी से उद्गम हो गया, उदयपुर के पास से राजस्थान होते हुए गुजरात होते हुए खंबाती खाड़ी में गिर गई है। गांधीनगर अहमदाबाद इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है और अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं, साबरमती आश्रम इसी में बना हुआ है जो गांधी जी ने बनाया है, ठीक है। हो गई 2 नदी हमारी कंप्लीट। चलिए तीसरी नदी की तरफ चलते हैं। तीसरी नदी यहाँ पर क्या है जो इससे जुड़ी हुई है? किससे? हमारे कच्छ के रण खंबाती खाड़ी से। तो अब हमारी नदी है माही नदी। तीसरी नदी के बारे में समझेंगे। माही नदी कौन सी नदी बेटा? माही नदी, ठीक है। माही नदी समझेंगे। और माही नदी का क्या है? देखिए ये विंध्याचल पर्वत से, माही नदी जो है विंध्याचल पर्वत से एक झील से उद्गम होती है। कहाँ से होती है? विंध्याचल पर्वत है और मेहद झील से उद्गम होती है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और ये एमपी राजस्थान और गुजरात के माध्यम से होते हुए खंबाती खाड़ी में जल गिराती है। खंबाती खाड़ी में जल गिराती है। नोट करके लिख लो एक बात इंपॉर्टेंट, नोट इन पॉइंट। ये बात आपने माइंड में रख लो। नोट इन पॉइंट क्या है कि माही नदी कर्क रेखा को
कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है, तो देखिए माही नदी जो है कितनी बार काटती है कर्क रेखा को? 2 बार काटती है। क्लियर? ठीक है, देखिए एक जब ऐसे निकलती है यहाँ से कर्क रेखा, ये तो ये जो है इस तरीके से ऐसे निकलती है कर्क रेखा, तो एक बार यहाँ काट देती है, एक बार यहाँ काट देती है, 2 बार जो है कर्क रेखा को काटती है। इसलिए भी ये प्रसिद्ध है, इसलिए भी इसको प्रसिद्ध है। एक लिम्पोपो नदी है, एक जायरे नदी है, तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा को काटती हैं। लिम्पोपो नदी और जायरे नदी वो किस किस को? भूमध्य रेखा और मकर रेखा को काटती है, मगर कर्क रेखा को जो काटती है वो कौन सी काटती है? वो आपकी काटती है माही नदी। इसलिए भी ये प्रसिद्ध है। केवल काम की बात आपको लिखनी है, ज़्यादा चक्कर में पढ़ो मत, क्योंकि ज़्यादा चक्कर में पढ़ना है तो कोई सी किताब पढ़ लो बैठकर आराम से घर पर। ठीक है, ये है आपकी। चलिए हो गया, ये भी माही नदी भी नोट कर लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम इसी में संबंधित जो है, इसी से संबंधित जो है बात वो हमारी क्या है। अब हम बात करते हैं नर्मदा की। इसके बाद में कौन सी? नर्मदा। ठीक है, चौथी नदी कौन थी हमारी? चौथी नर्मदा। नर्मदा की अगर हम बात करें तो अमरकंटक में मैकाल पहाड़ी से हुआ है। अमरकंटक में कौन सी? मैकाल पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। मैकाल की पहाड़ी उद्गम इसका कहाँ से हुआ है? मैकाल की पहाड़ी से। और ये गुजरात के पास, गुजरात के भारूच के पास, किसके पास? भरूच के पास अपना जल गिराती है। जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। गुजरात के भरूच के पास में कहाँ गिराती है? भरूच के पास में कहाँ गिराती है? जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। ठीक है भाई, इतनी बात यहाँ से आ गई है। ठीक है, अब ये देखिए इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है, प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इसकी प्रमुख सहायक नदी अगर हम बात करें तो ओरिसन इसकी सहायक नदी है। ठीक है, प्रमुख सहायक नदी। और ये जो है ना, ये विंध्याचल और सतपुड़ा के भ्रंश से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है। कहाँ से बहती है? सतपुड़ा और विंध्याचल के भ्रंश घाटी। भ्रंश क्या होता है? देखो ये समझिए, ये देखिए विंध्याचल पर्वत है और ये सतपुड़ा पर्वत है, इसके बीच में से बहती है। ठीक है, भ्रंश मतलब इसके घाटी के बीच से ये बहती है। तो इतनी बात अपने माइंड में कर लीजिए, भ्रंश से बहती है। ठीक है, और भेड़ा घाट के पास में एक और बात है इंपॉर्टेंट इसमें, वो क्या है? भेड़ा घाट कौन सी जगह है? भेड़ा घाट के पास संगमरमर की पहाड़ी पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ये भी याद रख लेना, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो देखिए इसमें कितनी काम की बात होगी नर्मदा में। अमरकंटक की मैकाल पहाड़ी गुजरात के पास भरूच के पास अपना जल खंबाती खाड़ी में गिराती है। प्रमुख सहायक नदी है ओरिसन। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा के भ्रंश से बहती है। भेड़ा घाट के पास संगमरमर की चट्टानों पर पहाड़ी पर ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ठीक है भाई, ये सूरत जो है वो नर्मदा के किनारे बसा हुआ है, यानी कौन सा? सूरत शहर इसी के किनारे जो है बसा हुआ है। जबलपुर इसी के किनारे बसा हुआ है। ये भी आप याद रखना है। जबलपुर इसी के किनारे बसा हुआ है और सूरत शहर भी इसी के किनारे पर बसा हुआ है। इतनी बात अपने माइंड में रख लीजिए। ठीक है भाई, तो अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है, नर्मदा से भी हो चुका है। तो हमने अभी तक सीखा क्या है? लूनी नदी सीख ली है, शावरवती नदी सीख ली है, माही नदी सीख ली है, नर्मदा नदी सीख ली है। अब हमारी बचती है ताप्ती। एक बात और, ये जो है उत्तर, यानी ये कहाँ से? उत्तर से, यानी कि उत्तर पश्चिम से बहकर पश्चिम से कहाँ के बहती हैं? यानी कि ये उल्टी नदी बहती है। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, उल्टी बहने वाली नदियाँ कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। तो अब नर्मदा भी हो चुकी है, अब देख लेते हैं हम ताप्ती नदी। अब देख लेते हैं पांचवी, यानी कि कौन सी नदी? ताप्ती नदी, जिसका संबंध जो है वो खंबाती खाड़ी से। अब ये देखिए क्या, ये मध्य प्रदेश के बैतूल
जिले से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? बैतूल जिले से इसका उद्गम होता है। ठीक है भाई। और यह है अपना जल, और यह अपना जल जो है भ्रंश के माध्यम से भ्रंश के माध्यम से खंबात की खाड़ी में गिराती है। खंबात की खाड़ी में गिराती है। ठीक है भाई। तो ये तो हो चुका है हमारा यहाँ से क्या कंडीशन है कि हमने खंबात की खाड़ी से जुड़ी नदियाँ सारी पढ़नी हैं और कहाँ क्या होता है, खंबात की खाड़ी क्या होते हैं, कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, ये हो गई हैं। अब जो हम देखने वाले हैं वो भारत की जो उत्तरी वाली सीमा है, जिसमें हम क्या कहते हैं, जो हमारा पीओके वाला क्षेत्र है, एलओसी वाला क्षेत्र है। अब हम थोड़ा उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि वो भी हमारा एक सीमावर्ती क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बनी हुई वहाँ से। तो अब हमारा जो टॉपिक आता है वो वहाँ पर आता है। तो चलिए अब उनको देखते हैं अब कि भारत की कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में क्या क्या हम ऐसा सीखने वाले हैं जो कि कुछ अलग है। और देखिए वो मैंने माध्यम आपको दिया है चित्र का। अब इस चित्र से आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पर एलओसी है, कहाँ पर एलएसी, किस क्षेत्र को हम कारगिल बोलते हैं और कौन सा हमारा शेष भारत है। चलिए तो समझते हैं इसको बेटा। क्या है देखिए, भारत की कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो देखिए यहाँ तुर्कमेनिस्तान भी है, जहाँ पर हम ऊपर बात करते हैं, तुर्क भी कह देते हैं इसको हम, तुर्कमेनिस्तान। और केवल इतना, ये जो एरिया है हमारा, केवल इतना एरिया जो है, ये केवल पाकिस्तान वाला एरिया जो है हमारा, इससे अफगानिस्तान वाला पाकिस्तान से लगता है। यानी कि मात्र 106 किलोमीटर जो है दूरी लगती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 106 किलोमीटर है। इसको अलग अलग समझेंगे, पहले समझ लेते हैं। देखिए क्या है, ये पाकिस्तान वाला एरिया इस साइड का, ये पीओके पाक अधीनस्थ कश्मीर जो है, यानी कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, जिसे हम कह सकते हैं पाक अधिनिकृत कश्मीर बोल देते हैं। बेटा ये वाला जो एरिया है अक्साई चिन्ह का है, अक्साई जो ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र है। और ये हमारा जो हमने सजाया है यह अक्साई चिन्ह, जिसको 1962 का युद्ध जो हुआ था भारत और चीन के बीच, उस चीन भारत के युद्ध में इस वाले भाग पर जो है, अक्साई चिन्ह वाले भाग पर जो है चीन का जो है यहाँ पर अधिकार हो गया था, जिसको अभी भी यूएनओ के सामने जो है समकक्ष रखा गया है। ठीक है। ये जो हमारे बीच में लाइन एक्चुअल कंट्रोल लाइन है आपकी, लाइन एक्चुअल कंट्रोल जो है आपकी, यानी कि एलएसी है, जबकि एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल ये हमारी है पाकिस्तान के साथ और ये हमारी चीन के साथ है। ठीक है। यहाँ ये जो लाइन है ये हमारा कारगिल वाला क्षेत्र है, जिसमें हमने 1999 कारगिल युद्ध हुआ था और हमने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर हराया था। ये जम्मू कश्मीर है, जिसका अभी हमने विभाजन किया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में। तो देखिए यहाँ तक का जो एरिया है लगभग जो है हमारा लद्दाख वाले एरिया में आ चुका है, इस साइड का जो है जम्मू कश्मीर। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम समझिए, अभी तो हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे हैं। इसमें केवल क्या पढ़ना है बेटा, हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ना है। तो ये हमारा 1999 में कारगिल युद्ध। अभी आप इसको समझ लो अच्छे से। ठीक है कि क्या है। देखिए क्या हुआ कि 1963 में, जब 1962 में अक्साई चिन्ह पर कब्जा हो गया चीन का, और 1962 का युद्ध भारत और चीन के बीच में हुआ, उसमें चीन जो है जीत गया था। परंतु फिर भी भारत को उन लोगों ने सम्मान दिया, क्योंकि जितनी मेहनत की गई थी 1962 के युद्ध में भारत के द्वारा बहुत कम टुकड़े होने के बाद ही पूरी चीन सेना का टक्कर लेना बहुत बड़ी बात थी। इस चीज़ से जो है चीन के मेजर ने जो है सराहना करते हुए कहा था कि हम वाकई में जीते हैं युद्ध, परंतु रियल में जीत जो है वो भारत की है। इस चिन्ह पर उन्होंने अधिकार कर लिया, यानी कि इस वाले क्षेत्र पर हमारा वास नहीं है। फिर भी हमारे भारत के नक्शे में ये शामिल है ये भी क्षेत्र, परंतु अभी हमारा वास यहाँ पर नहीं है। ठीक है। ये है एलएसी, ये हमारा जो क्षेत्र है, यह है हमारा सियाचिन क्षेत्र जो ग्लेशियर क्षेत्र है हमारा। ठीक है। ये 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दिया था क्षेत्र। यानी ये मान लो कि मित्रता के दम पर दे दिया था। ये मान लीजिए कि पाकिस्तान को डर था कि हमारे ऊपर हमला होना है, क्योंकि थोड़ी सी गुड़की देने के बाद भी पाकिस्तान ने वाला क्षेत्र जो है हमारा दे दिया। देखिए ज़मीन हमारी और दे पाकिस्तान रहा है, परंतु ये पीओके वाला क्षेत्र कैसा रहा इसके बारे में बात बताते हैं। जब हमारा रियासत एकीकरण चल रहा था, रियासतों का एकीकरण चल रहा था, तो इस समय पर हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में विवाद उठा था। और जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो हरि सिंह थे। इसकी बात हम बता चुके कई बार। तो जब राजा से हरि सिंह ने बिला पत्र पर सिग्नेचर कर दिए थे, तो कबीलाई लोगों से मिलकर पाकिस्तानी सेना ने जो है इस क्षेत्र पर कुछ पर अधिकार कर लिया था। और जब ये मामला जो है यूएनओ में पहुंच गया, वहाँ पर यूएनओ ने क्या करा, युद्ध विराम की बात कही। तो उन्होंने कहा कि जो भी जहाँ पर है जैसी स्थिति यथास्थिति छोड़ दो। तो यहाँ पर उस क्षेत्र पर जो था पाक वालों का अधिकार था। इस वजह से पीओके बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर ऐसा बोलते हैं, जबकि हमारा होते हुए ये भाग हमारा नहीं रहा था। परंतु धारा 370 हटते ही जो है हम इसमें बहुत सारा बड़ा सुधार देखा हमने। तो ये तो हमारा हो चुका है, हमने पिक्चराइज कर लिया। एक बार देख लो बेटा अक्साई चिन्ह कहाँ पर है, सियाचिन वाला कौन सा क्षेत्र है और कौन सा पाकिस्तान ने चीन को दिया क्षेत्र है, और अफगानिस्तान की कौन सी सीमा लगती है। कारगिल क्षेत्र क्या है, एलएसी क्षेत्र कौन सा है, एलओसी क्षेत्र कौन था, जम्मू कश्मीर कौन था, और शेष भारत हमारा
कौन सा, इस चीज़ को एक बार समझ लो। ठीक है, अब हम बात करने वाले पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो है हम करने वाले हैं बात। ठीक, कुछ सीमाओं के ऊपर बात करने पहले तो हम इसे देख लेते हैं कि इसके बारे में कुछ क्या क्या टिप्पणी है, क्या क्या मोस्ट पॉइंट हो सकते हैं। तो एक सेकंड रुक जाइए, ज़रा इंक डाल लेते, फिर आपको एक एक पॉइंट करके जो है समझा जाएंगे अच्छे से। आप घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ आप। ठीक है, क्या होता है ये अभी समझते हैं। देखिए पूरा अच्छे से समझते हैं क्या है। 1947 में पूरे मुद्दे की बात करते हैं क्या है। देखिए मुद्दे की बात क्या है कि 1947 में यानी कि आज़ादी के बाद, ठीक है, पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों, स्थानीय कबीलाई लोगों के साथ या लोगों के सहयोग से, साथ अच्छा है होगा, सहयोग से जम्मू कश्मीर पर के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। जब उनको लगा कि भाई गड़बड़ हो जाएगी, बाद में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और मामला यूएनओ पहुंच गया। मामला कहाँ पहुंच गया? यूएनओ में। पाकिस्तान के लोग यूएनओ चले गए। ठीक है भाई, और यूएनओ ने जो है ब्राह्म संधि दे दी। क्या दे दी? ब्राह्म। बहुत बड़ी कहानी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ब्राह्म संधि, क्योंकि हमने आधुनिक इतिहास की क्लास में बता दिया है इसको। ठीक है, आप जाके वहाँ से देख लेना, वहाँ पर रियासतों का एकीकरण नाम से एक चैप्टर पढ़ा है हमारा। तो ब्राह्म संधि दी और यथास्थिति को कहा, यथास्थिति को बोला कि जो जहाँ पर है इस तरीके से जो है हमारा ये पाकिस्तान का कुछ भाग, यानी कि भारत पाकिस्तान पर पीओ के पहुँच गया, पीओ के ये क्षेत्र पहुँच गया, यानी कि भारत का भाग होते हुए भी, भारत का हिस्सा होते हुए भी पाक पर पहुंच गया। कहाँ चला गया? पाक पर। तो ये थोड़ी सी बात याद रख लेना। इसके बाद में शुरू करेंगे जो भी बात करनी है हमारी। 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान के स्थानीय कबीलाई लोगों के सहयोग से जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया पाकिस्तान के लोगों ने। ठीक है, और बाद में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, उन्होंने सब विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, और मामला इसको जो है विफल होकर जो है यूएनओ के पास पहुंच गया और ब्राह्म संधि के जो है यहाँ पर घोषणा कर दी, यथास्थिति कही, और यहाँ पर जो पाकिस्तान उन्होंने कहा जो जहाँ पर है वहाँ पर ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके की कोई कंडीशन थी। ज़्यादा टाइप मत हो, ज़्यादा दिमाग मत लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, केवल समझने के लिए होते। चलिए इसे रफ करते हैं। अब बात करते हैं जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा उनके बारे में। तो पहले सीमा देख लेते हैं, फिर देखते हैं किसकी कितना क्षेत्र हमारा भारत से मिला हुआ है। ठीक है, तो एक एक सीमा की रेखा के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम सीमा रेखा करते हैं डुरंड। किसकी बात करते हैं? डुरंड की बात करते हैं, डुरंड रेखा। ठीक है, पहली बात ये कि कब ये निर्धारित की गई थी? 1896 में निर्धारित की गई थी। किसने की थी? मोंटियर डुरंड ने की थी। ठीक है, और किस किस के बीच में गई थी? प्रारंभ में की गई थी भारत और वर्सेस पाकिस्तान, भारत वर्सेस अफगानिस्तान। जबकि 1947 के बाद क्योंकि बंटवारा हो गया, तो अब किस किस के बीच में हो गई है? पाकिस्तान, क्योंकि जो भारत वाला क्षेत्र था वो पाकिस्तान बन गया, फिर पाकिस्तान, और वर्सेस किसके बीच में? अफगानिस्तान। तो ये वाली बात याद रखनी है, इनकी ये बात याद रख लो। क्या है? डुरंड रेखा 1896 मोंटियर लिख दो, मोंटियर डुरंड ने निर्धारित की थी। प्रारंभ में भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुई थी,
और बाद में 1947 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये हो गई थी। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरी रेखा देखते हैं, वो देखते हैं मैक-मोहन रेखा। इसको पढ़ते हैं क्या है ये मैक-मोहन रेखा। 1914 में 1914 में सर हेनरी मैक-मोहन ने निर्धारित की थी बेटा। ठीक है, 1914 में। और किस किस के बीच में की गई थी ये भी याद रखना है, भारत और चीन के बीच में ये की गई थी। तो इसको भी छाप लो, अच्छे से छापो इसको। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ ऊपर। ठीक है भाई, चलिए इसको छाप लिया आपने। अब हम बात करते हैं किसकी, रेडक्लिफ की। तीसरी कौन सी है, रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा किस किस के बीच में, 1947 में। कब, 1947 में सर सीरियल रेडक्लिफ, नाम याद रखना। किस किस के बीच में, भारत और पाकिस्तान, यानी कि भारत पाकिस्तान और भारत और पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश, ये भी याद रखना। ठीक है, फिर एक आपकी होती है शून्य रेखा। कौन सी होती है, शून्य रेखा। चौथी कौन सी होती है, शून्य रेखा। ये किस किस के बीच में, ये त्रिपुरा और आपका बांग्लादेश इसके बीच में है शून्य रेखा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा है, इसको भी याद कर लो आप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंक कहाँ गई भाई, ये अच्छा कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ों को आराम से पढ़ते चला, जैसे जैसे एग्जाम पैटर्न चेंज हो चला रहा है, हम भी अपने टाइप को जो है बढ़ाते चल रहे हैं और अलग अलग तरीके से आपको बता रहे हैं चीज़ें। ठीक है, अब आपके आती है पाँचवीं जो आती है वो 38वीं समांतर रेखा। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये यहाँ से बना के चलो, याद कर लो। 36 का आंकड़ा होता है दोनों में, मगर है 29 और 38वीं। छठी जो है वो आपकी 49वीं समांतर रेखा, इसे याद कर लो। यूएसए और कनाडा। ठीक है, और बात जो करेंगे वो विश्व की ज्योग्राफी में बात करेंगे, जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, फिलहाल में इतनी रेखा याद कर लो। अब हम बात करने वाले हैं भारत की सीमा रेखा किन किन से कितनी लगती है। ठीक है, भारत की सीमा रेखा किससे कितनी लगती है, इसको भी समझ लेंगे। ये भी अच्छी चीज़ है बहुत। चलो इसे नोट कर लो आप अच्छे से। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा जो लगती है वो लगती है बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश से पहले ज़्यादा लगती थी, अब जो है थोड़ा कम हो गई है, क्योंकि अब रह चुकी है आपकी, अगर हम बात करें 4096.7 है। और इसमें कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो पश्चिम बंगाल लगता है, पश्चिम बंगाल इससे लगा हुआ है। ठीक है, सीमा से। असम इसी से लगा हुआ है, असम। ठीक है, असम के बाद में अगर हम बात करते हैं मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा जो यहाँ से याद करेंगे वो हम करेंगे चीन की सीमा रेखा जो है वो कितनी है आपकी, 3488। यहाँ पर जो लगे हुए हैं वो कौन कौन से लगे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है भैया, यूके यानी कि उत्तराखंड। अगर हम बात करें सिक्किम, फिर बात करें अगर हम अरुणाचल प्रदेश, ये भी लगा हुआ है। और एक अगर बात करें तो लद्दाख। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा यहाँ से। तीसरा अगर हम यहाँ देखते हैं, टेंशन ना लो। तीसरा अगर देखते हैं तो पाक यानी कि पाकिस्तान की सीमा जो लगी हुई है वो 33-23 लगी हुई है। किलोमीटर में है सब, किलोमीटर। यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर लगी हुई है रेखा, फिर पंजाब। ठीक है, अगर बात करें तो राजस्थान, फिर अगर बात करें तो गुजरात,
अब गुजरात के बाद में देखें तो लद्दाख, यहाँ भी लद्दाख की सीमा लगे रखे, 5 ही हो गए यहाँ पर भी। चौथे नंबर पर जो है वो क्या है आपका, वो है नेपाल। नेपाल की सीमा जो है कितनी है, 1751 लगी हुई है, किलोमीटर में याद रखना है। इसमें जो आपका यूके, फिर है यूपी, फिर आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका है सिक्किम और आपका बिहार, इनकी सीमा लेकर लगी हुई है। फिर देखते हैं म्यांमार। म्यांमार की सीमा कितनी लगी हुई है, 1643 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, एपी हो गया यहाँ से, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो चुका है और मिजोरम। क्या हो चुका है, मिजोरम। ठीक है भाई। अगर बात करते हैं भूटान, अगर भूटान की बात करें तो कितने हैं, 4, यानी कि 649 किलोमीटर लगी हुई है। यहाँ पर क्या है, सिक्किम लगी हुई है। वेस्ट बंगाल हो चुका है, और आपका असम और एपी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब 7वां जो है वो क्या है आपका, वो है अफगानिस्तान। कितनी है, 106 किलोमीटर है। एक ही राज्य लगा हुआ है, वो भी लद्दाख। इसको जरा छापो, इसको आप छाप लो, देख लो कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई एक बार। ठीक है भाई, मैं देख लेता हूँ आपको नीचे तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बिल्कुल कंप्लीट है। एक बार देख लो इसको आराम से, इसका मतलब सब दिख रहा है, नहीं बढ़िया दिख रहा हो, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो एक बार और समझा देते हैं इसको, आपको सही तरीके से दिख भी रहा है। ये है हमारे भारत से लगी सीमाएं, किन किन राज्यों की, सॉरी किन किन देशों के साथ लगी हुई हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें बांग्लादेश की, तो सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगी हुई है, बांग्लादेश की। अगर बात करें अफ़गानिस्तान की, तो सबसे कम सीमा जो लगी हुई है किसकी है, अफ़गानिस्तान की। ये क्वेश्चन आते हैं, कितने राज्यों की लगी हुई है, देखो इसमें भी 5 राज्यों की है, इसमें भी 5 राज्यों की है, यहाँ भी जो पाकिस्तान में भी 5 राज्यों की है, नेपाल में देखोगे तब भी नेपाल में 5 राज्यों से लगी हुई है। अगर वहाँ हम म्यांमार देखते हो तो 4, म्यांमार में 4 की है। भूटान की अगर बात करोगे तो कितनी है, 4 की है। ठीक है जी, भूटान की 4 की है, और आप अगर यहाँ बात करोगे तो 1 की है। तो ये भी आता कितने राज्यों की कहाँ पर सीमा लगी हुई है। ठीक है, तो देख लो कौन कौन से सीमा रेखा, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको लिख लो हैंड टू हैंड। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास जो है केवल हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, यहीं विराम लेते हैं। इससे आगे जो क्लास होगी वो हमारी कल क्लास होगी नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास बच्चे देख नहीं पाते, वही ऊब जाते, कहते कि सर बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक वैसे यूट्यूब पर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि आंखें बेकार हो जाते हैं। थोड़ा सा दूरी बना के रखे करो बेटा, क्योंकि ज़्यादा भी मतलब ज़्यादा लंबी क्लास देखने से थोड़ा सा नुकसान तो होता ही है, तो सभी को पता है। ठीक है, और हेजिटेशन भी हो ही जाती है ज़्यादा, इसलिए छोटी क्लास ही बढ़िया क्लास होती हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आता है और आप बोर भी नहीं होते। तो ठीक है, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।